हेलो बच्चों, यू आर watching JEE Neetology with Mahfood sir. बच्चों, today we'll discuss about the most important chapter of the class 12th biology. It is most important for the class 12th board, CBSE, UP board, ICSE board as well as NEET point of view. बच्चों, that is chapter number 5 of NCERT, Principle of Inheritance and Variation. बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी. Terminology means the study of the terms which will be used in the genetics. ऐसी terms जो हम लोग genetics में use करते हैं. क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर बच्चों का मोस्टली वीक रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी पे फोकस नहीं कर पाते हैं. तो आज हम उसी को कवर करेंगे, राइट. तो देखते हैं क्या होता है बेटा. The first terms which we will use in the genetics, that is beta gamete. What is gamete? Gamete beta actually it is a reproductive cell which is ready for the sexual fusion. means एक ऐसी सेल्स जो सेक्सुअल फ्यूजन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, उसे हम क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें पता है बेटा, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें या एनिमल्स की बात करें, किसकी? एनिमल्स या ह्यूमन. तो यहां पे बच्चों हमारे पास मेल गैमीट क्या होएगा? that is male gamete and फीमेल गैमीट. बच्चों मेल गैमीट हमारे पास होता है स्पर्म, दिस इज नोन एज स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट होता है बेटा हमारे पास ओवा, या फिर इसको और क्या कहते हैं हम? एग. ऐसे ही अगर बेटा हम बात करें प्लांट्स के केस में, किसके? प्लांट्स के केस में. तो प्लांट्स के केस में मेल गैमीट क्या होएगा बेटा हमारे पास? दैट इज पॉलन ग्रेन्स. क्या होएगा बेटा? पॉलन ग्रेन्स. अगर फीमेल के केस में बात करें, फीमेल प्लांट्स का मेल गैमीट क्या होएगा बेटा? तो इसको हम क्या कहते हैं? एग. किस नाम से जानते हैं बेटा? एग. जनरली आप इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ के आते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया के नाम से, राइट. ऐसे ही तो बेटा ये क्या हो गया हमारे पास? गैमेट. तो ये क्या करते हैं? इनके बीच में क्या होता है बेटा? फ्यूजन होता है. फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या आएगा बेटा? जाइगोट का फॉर्मेशन विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. ओके. तो जनरली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन, आई मीन फ्यूजन हो सकता है. और बेटा ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड हो, जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, जो फ्यूजन करा सकती हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं, राइट. अब आता है हमारे पास सेकंड, कैरेक्टर. बेटा कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर एक्चुअली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं. नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मींस किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर जो जनरली उस आपको मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देता हो, उसको क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि जनरली ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं बेटा, तो कोई गोरा होता है, कोई थोड़ा काला होता है. यस और नो? ओके. तो बेटा जनरली ये क्या है? हमारे कैरेक्टर है. कोई लंबा है तो कोई गंठा है, कोई टॉल है मतलब कोई डॉर्फ है, ठीक है. तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर जो हम एक्सटर्नली देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कैरेक्टर कहते हैं, राइट. तो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, राइट. नाउ द थर्ड टर्म इज द ट्रेट्स. व्हाट इज ट्रेट्स? बेटा इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया है. ट्रेट्स का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो इनहेरिटेंस के थ्रू हमारे अंदर आया हो, हमारे पेरेंट्स से. कहां से? हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर तक इनहेरिटेंस के थ्रू किसी भी कैरेक्टर का आना क्या कहलाता है बेटा? दैट इज ट्रेट्स. तो जो वो कैरेक्टर आया है वो क्या कहलाएगा? ट्रेट्स कहलाएगा. क्लियर है ना? तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो हाइट का कैरेक्टर हो, चाहे वो कलर का कैरेक्टर हो, अगर वो हमारे पेरेंट्स से हम तक आया है तो जनरली हम उसको क्या कहेंगे बच्चों?
ट्रेट्स कहेंगे, राइट। तो ये हम क्या बोलेंगे बेटा इसको, द कैरेक्टर्स which comes from our parents through inheritance। जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हम तक इनहेरिटेंस के थ्रू आते हैं उन्हें हम एक्चुअल में ट्रेट्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों। वहीं पे हमारे पास आता है क्रॉस। व्हाट इज क्रॉस? एक्चुअली क्रॉस मीन्स द मीटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। जब कभी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस। जैसे कि मेल और फीमेल के बीच में, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के बीच में बेटा हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस। तो बेटा दीज आर द गैमेट्स। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, राइट। इंडिविजुअल्स का मतलब है जनरली प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये चीजें जब हमारी होंगी, ये जब हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे और इन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जब हम फ्यूजन कराएंगे तो जनरली उसको क्या कहेंगे, हमारा क्रॉस कहेंगे, मीटिंग कराएंगे, राइट। ठीक है, तो बेटा ये क्या होएगा, मीटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। क्या बेटा, मीटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। बेटा ये दो इंडिविजुअल सिमिलर भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। याद रखेंगे हम ये बात। कैसे हो सकते हैं बेटा, दीज में बी सिमिलर एंड दीज में बी डिफरेंट। ओके, गुड। नाउ द फिफ्थ टर्म इज द जाइगोट। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। एंड बेटा अभी अभी मैंने बताया यहाँ पे कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा तो उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, जाइगोट कहलाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अ सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, cell which is made after the fusion of male and female गैमीट। बेटा साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ पे जो गैमीट होते हैं हमारे वो जनरली हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर कितना होता है बेटा, सिंगल सेट होता है, सिंगल सेट, दैट इज एन। तो यहां मैं लिख देता हूं फीमेल गैमीट इट इज ऑल्सो एन, मेल गैमीट इट इज ऑल्सो एन। लेकिन जब दोनों गैमीट के बीच में फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के बाद तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा बेटा, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, तो जाइगोट होगा हमारा डिप्लॉइड। क्यों होगा बेटा, मैं यहाँ बताता हूँ। देखो जनरली क्या होता है बेटा, सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, स्पर्म, और ये हमारे पास क्या है, ओवम। ठीक है, दिस इज एन बेटा इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्यूजन, और इसके बाद क्या बन रहा है, जाइगोट। बेटा दिस एन एंड दिस एन combinedly will form 2n। बेटा दिस इज नोन एज डिप्लॉइड, इसे क्या कहते हैं हम, डिप्लॉइड। और बेटा ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड। बेटा हैप्लॉइड का मतलब क्या होएगा, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना होएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब ये एक होएगा तो जनरली इसकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, हैप्लॉइड। और जब ये दो होंगे तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, डिप्लॉइड। क्लियर है ना इतनी बात। ओके ओके, द नेक्स्ट term is the unit factor। बेटा unit factor is the most important term for the genetics because it is the unit of the genetics, it is the unit of the heredity। why, because all the characters which comes from our parents to us,
मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी जेनेटिकल कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हम तक आते हैं बेटा, वो किसके थ्रू आते हैं? वो आते हैं जीन्स के थ्रू। और बेटा इन्हीं जीन्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट फैक्टर या जीन्स। क्लियर है इतनी बात? तो बेटा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, राइट और नॉट? ओके, जनरली देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे the determinant of characters, मतलब ये कि कैरेक्टर्स को जिन चीज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा वो क्या है? वो है जीन। यस और नो? बेटा जीन की बात करते हैं तो जनरली अभी मैंने बताया कि ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। अभी मैंने एक बात और बताई आपको, वो क्या? हमारे जो जीन्स हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। प्लस इसको हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की यूनिट क्या होगी बेटा हमारे पास? दैट इज जीन्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज लोकस। व्हाट इज लोकस? वाओ, लोकस मींस लोकेशन। किसकी लोकेशन बेटा? लोकेशन ऑफ द जीन्स। जीन्स की लोकेशन कहां पे होती है बेटा? अभी अभी मैंने बताया कि जीन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे। तो अब लोकस का क्या मतलब है? अब हम ये देखेंगे कि वो जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं तो हैं कहां? एक्चुअली देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है बेटा? देखो मैं यहां बताता हूं। ये देखिए, सपोज करें दिस इज द क्रोमोसोम, राइट? दिस इज द सेंट्रोमियर एंड दीज आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। बेटा यहां पे क्या होता है? द लोकेशन, द प्लेस एट विच द जीन्स इज प्रेजेंट। सपोज करें ये है हमारे पास क्रोमोसोम और क्रोमोसोम की इस जगह पे जीन्स प्रेजेंट है। तो बेटा इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लोकस। यस और नो? ओके बेटा, तो दिस इज नोन एज लोकस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एलील्स। व्हाट इज एलील्स? एलील्स का मतलब होता है बेटा द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फैक्टर और जीन्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होंगी फैक्टर की या जीन्स की, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एलील्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? एलील्स। मैं इसको द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स इज नोन एज एलील्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करें हमारे पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, या हम बात करें कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। बेटा ये सब क्या है? दिस ऑल आर द एलील्स। इन्हें हम एलील्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक ही कैरेक्टर की दो अलग अलग कॉपीज, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जीन्स से रिप्रेजेंट, राइट? तो एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, दीज ऑल आर कॉल्ड एलील्स। ओके, तो बेटा इसके बाद हम बात करेंगे द नेक्स्ट टर्म्स की। बेटा द नेक्स्ट टर्म इज द होमोजाइगोट। व्हाट इज होमोजाइगोट? एक्चुअली होमोजाइगोट मींस सिमिलर कैरेक्टर्स। हाउ एंड व्हाई आई एम सेइंग सिमिलर कैरेक्टर? रीजन, बेटा रीजन ये है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दो आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं होमोजाइगोट। आइडेंटिकल एलील्स का क्या मतलब है? आइडेंटिकल एलील्स का मतलब है बेटा, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, राइट? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये कैसे हैं बेटा? दो सिमिलर जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, दो सिमिलर एलील्स प्रेजेंट है और दोनों की दोनों कैसे हैं? सेम, मतलब आइडेंटिकल, राइट? ठीक उसी तरह से होता है हमारे पास हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट का मतलब होता है जब कोई भी इंडिविजुअल दो डिफरेंट कैरेक्टर्स रखता है। जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के एलील्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं?
हेट्रोजाइगोट, या हम ये भी कह सकते हैं द इंडिविजुअल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। जब किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन दो डिफरेंट टाइप के गैमेट से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हेट्रोजाइगोट। एंड जस्ट लाइक इट, जब किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन दो सिमिलर गैमेट से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, होमोजाइगोट, राइट। फिर आता है हमारे पास phenotype. Now what is phenotype? It is most important terms which is used in whole of the genetics. Phenotype means the external morphological character of any individual. Yeah, the what is phenotype? Phenotype means the external as well as the morphological appearance of any individual. किसी भी इंडिविजुअल का जो मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी पर्सन को जब आप देखोगे तो आपको उसके कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, जैसे कि हो सकता है वो आपको लंबा दिखाई देता हो, टॉल, हो सकता है वो आपको गंठा दिखाई देता हो, डॉर्फ, हो सकता है वो आपको गोरा दिखाई देता हो सकता है वो आपको काला दिखाई देता हो। तो बेटा आप एक्सटर्नली उसको देख रहे हो, या आप अभी मुझे भी देख पा रहे होगे कि भाई मेरे दो हाथ हैं, है ना, दो पैर भी होंगे जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक फेस भी है, बाल भी हैं, आंखें हैं, कान है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब आपको ये तो नहीं पता है ना कि बेटा जनरली अगर आप मेरे हाथों के अंदर देखोगे, हाथों के अंदर क्या है, आंख के अंदर क्या है, कान किससे बने हुए हैं, कान में कौन सा कैरेक्टर है, तो ये आपको नहीं पता बेटा। जो हमें नहीं पता, जो जिसका कॉम्पोजिशन आपको नहीं पता है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या कहलाएगा बेटा, मॉर्फोलॉजिकल appearance of any individual। किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हो और आपको जो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे बेटा, जैसे कि कलर, जैसे कि हाइट, ये सब कौन है बेटा, फिनोटाइप। ऐसे ही हम जीनोटाइप की बात करें, ऐसे ही हम जीनोटाइप की बात करें बेटा, तो द जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के जब आप जेनेटिकल कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा तो उसको हम कहेंगे जीनोटाइप्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिड। व्हाट इज हाइब्रिड बेटा, हाइब्रिड का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म से मिलकर हुआ है। मीन्स ये ऑर्गेनिज्म which is formed by the fusion of two different organism। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा, हो सकता है एक टॉल हो सकता है एक डॉर्फ हो। तो टॉल और डॉर्फ के बीच में जब फ्यूजन हुआ तो बेटा एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, मतलब ठंडा और गर्म मिलाओगे तो क्या होगा, गुनगुना, राइट। तो ठीक उसी तरह से टॉल और डॉर्फ जब मिलेंगे तो एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म बनेगा जो ना तो टॉल होगा और ना डॉर्फ होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहोगे बेटा, हाइब्रिड कहोगे। और बेटा इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, जो कि मेंडल भैया ने कराया था। नेक्स्ट चीज बच्चों, प्योर लाइंस। व्हाट इज प्योर लाइंस? प्योर लाइंस का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग जनरेशन व्हिच कंटेन होमोजाइगस इंडिविजुअल।
व्हाट इज द मीन्स ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल? बेटा अभी अभी तो मैं आपको बता के आया, अ सीरीज ऑफ organism, series of self breeding organism, it is most important, self breeding organism which contain homozygous genotypes. अ सीरीज ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? मतलब ये है जब हम एक ही टाइप के कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्टिन्यूसली क्रॉस कराते हैं और उसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि वहां पे सिमिलर कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन शो होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्योर लाइंस। अल्टीमेटली अगर आपको एक लाइन में बात कही जाए तो जो मेंडल भैया ने अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज किया था वो यही था, उन्होंने जिस बेस पे अपनी टर्मिनोलॉजी ली थी वो यही थी, प्योर लाइंस। उन्होंने प्योर ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स को चूज किया था। वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि अगर कैरेक्टर्स के अंदर ब्लेंडिंग होना स्टार्ट हो गई तो उनके सारे क्रॉस बेकार हो जाते, इसलिए उन्होंने प्योर लाइंस को चूज किया कि ऐसे कैरेक्टर लिए जाएं जिनके अंदर कोई भी ब्लेंडिंग ना हो। तो उसके ऊपर उन्होंने पूरी जेनेटिक्स के कैरेक्टर्स को शो कराया, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने जो भी प्लांट्स लिए उन सब में क्या था बेटा? उन सब में एक कॉमन पॉइंट ये था कि वो सारे के सारे प्योर ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर थे, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन टू जनरेशन हो सकता था, और उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे अ सीरीज ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल्फ ब्रीडिंग होती रहे, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, उसको हम कहते हैं प्योर लाइंस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द पी जनरेशन। पी जनरेशन का मतलब होता है बेटा पेरेंटल जनरेशन। क्या बेटा? दिस इज नोन एज पेरेंटल जनरेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द F1 generation. बेटा what is F1 generation? बेटा when the cross between two parents takes place, then the formation of new generation occurs and this generation is known as F1 generation. Means जब हम बेटा मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, क्या कराएंगे बेटा? क्रॉस। तो यहां से कुछ ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा बेटा, इन ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब होता है बेटा फर्स्ट फिलियल जनरेशन। बेटा अगर हम इस F1 के अंदर सेल्फ क्रॉस करा दें, क्या करा दें बेटा? F1 का सेल्फ क्रॉस करा दें, मतलब F1 का क्रॉस F1 के ही ऑर्गेनिज्म के साथ करा दें, तो यहां से एक और इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा बेटा, और ऑफस्प्रिंग बनेंगे हमारे। बेटा ये जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे हमारे, इन्हें हम कहेंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का मतलब होता है सेकेंड फिलियल जनरेशन। यस और नो? ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर? बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो किसी भी कैरेक्टर की प्रेजेंस में अपना ही इफेक्ट शो करें, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भाई, अभी मैं आपसे कहता हूं बेटा ये कितने हैं, आप कहोगे 3 है, लेकिन मैं कहूं ना 2 हैं, तो आप कहोगे ना सर ये तो 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सही हो और मैं गलत। अगर कोई इसको ये भी कहता है कि ये 4 हैं, ना, नॉट पॉसिबल, राइट? तो बेटा आप सही हो, तो उसकी फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा अगर किसी की बात करें हम डोमिनेंट कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल बेटा
डोमिनेंट कैरेक्टर बेटा हमारे जनरली वो कैरेक्टर होंगे जो किसी दूसरे now the next term is the dominant character. What is dominant character? बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो अपनी प्रेजेंस में किसी दूसरे का इफेक्ट शो नहीं होने देते हैं. दीज आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर. जैसे कि अभी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं. ठीक है, तो ये अभी आप लोग इतना याद रखें कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होंगे बेटा, जो अपनी प्रेजेंस में किसी दूसरे का इफेक्ट शो ना होने दो, उन्हें क्या कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे. द नेक्स्ट वन इज द रिसेसिव कैरेक्टर. बेटा रिसेसिव कैरेक्टर कौन होते हैं, बेटा ऐसे कैरेक्टर जो किसी दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर. जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हम देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जब हम देखते हैं, तो वहां पे जो डॉर्फ कैरेक्टर होता है, जो डॉर्फ प्लांट होता है, वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. जैसे सपोज करें हमने यहाँ पे एक टॉल प्लांट लिया, हमने एक यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट लिया. बेटा इनके प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या कराएंगे, क्रॉस करा रहे हैं. तो यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स कैसे बनते हैं, टॉल बनते हैं. क्यों बने भाई टॉल, हमने तो टॉल भी लिया था और ड्वार्फ भी लिया था, तो इंटरमीडिएट हाइब्रिड बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है बेटा ये कैसा है, दिस इज डोमिनेंट. ये कैसा होएगा बेटा, इट इज डोमिनेंट. एंड जो स्मॉल टी है बेटा, स्मॉल टी ये कैसा है, इट इज रिसेसिव. तो क्यों है रिसेसिव, क्योंकि ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है. और ये डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि ये अपना ही इफेक्ट शो कर रहा है. तो बेटा स्मॉल टी की प्रेजेंस में कैपिटल टी सिर्फ अपना इफेक्ट शो कर रहा है, इसीलिए ये डोमिनेंट है. और स्मॉल टी इसकी प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये रिसेसिव कैरेक्टर है. यस, तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करें. आई विल मीट अप एज सून एज पॉसिबल. ओके, थैंक यू बच्चों.